नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजिक्स में, जहाँ पर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन टू लाइन क्लियर करते हैं। तो जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद ज़रूर आप इस लेक्चर को देख लें, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब बात आती है बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन को पढ़ने का महत्व क्या है। देखिए, हमारे शरीर में कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, कई तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। तो इनको सेल्स तक ले जाने के लिए और जो प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो भी वेस्ट बनते हैं उनको निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और ये मीडियम अगर ह्यूमंस में बात करें तो ब्लड मोस्ट कॉमनली होता है और लिम्स होते हैं। ना सिर्फ ह्यूमंस में बल्कि आप सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस में भी जाएँ तो कहीं ना कहीं उनमें भी जो है बॉडी कैविटीज़ के थ्रू जो है पानी का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, ब्लड को स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के भी जो है टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड और एक फ्लूइड। जो हार्ड होती है उसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं, और जो फ्लूइड है उसमें ब्लड आता है। तो अब ब्लड के डिटेल्स पे जाते हैं। ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा है ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इन्हें संगठित पदार्थ कहा जाता है हिंदी में। अब जो प्लाज्मा है वो फर्दर कई कंपोनेंट से बनी होती है। उसमें मेनली 90 to 92% 92% पानी होती है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा गैसेस भी होते हैं, साथ ही ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स भी होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, जो कि 6 to 8% होती है, वो होती है प्रोटीन्स। जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली एल्ब्यूमिन, जो कि मेजर प्रोटीन है, होती है। देन ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन पाए जाते हैं। जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में मेनली सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड मिलते हैं। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स के अपनी अपनी खासियत होती है, जिसे हम निमोनिक से याद कर सकते हैं, चीफ डिफेंस जनरल ऑफ अमेरिका। इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। कैसे? जो सी है वो कैपिटल है, एफ है कैपिटल है। जो सी है वो क्लोटिंग के लिए है, जो कि फिब्रिनोजन करने का काम करता है। वहीं ग्लोबुलिन
डिफेंस में रोल प्ले करता है। वहीं एल्बुमिन ऑस्मोटिक इफेक्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ये प्रोटीन्स जो है लिवर में बनते हैं। आप गौर करना, जितने भी जो दारूबाज होते हैं उनमें शरीर जो है फूला हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में दारू पीने के बाद लीवर डैमेज हो जाता है। उसके बाद जो है एल्बुमिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, क्योंकि एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक इफेक्ट के थ्रू पानी का जो है बैलेंस रखने का काम करता है हमारी बॉडी में। तो उस वजह से उनका शरीर में जो है पानी का बैलेंस नहीं हो पाता और सारा पानी जो है शरीर में जमा होना चालू हो जाता है। तो आपको जो है ऐसे पेशेंट कहीं ना कहीं फूले हुए मिलेंगे, उनका पेट बहुत बड़ा हुआ मिलेगा, हाथ पैर फूले हुए मिलेंगे। इस तरीके से आप एल्बुमिन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने फाइब्रोनोजन के बारे में बताया कि ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देखिए जो कोआगुलेशन की प्रोसेस होती है एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जिसे कोआगुलेशन कैस्केड के नाम पे जाना जाता है। इसे बहुत डिटेल में नहीं जानते, इसे जस्ट ब्रीफली समझ लेते हैं कि जब कभी भी कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है जब कभी भी कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है तो वहाँ से एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और थ्रोम्बोक्सिन ए टू रिलीज होती है। ये क्या करती है कि जो प्लेटलेट है उनको जमाने का काम करती है, यानी कि प्लेटलेट को एग्रीगेट करने का काम ये करती है। अब उससे क्या होता है कि प्लेटलेट का प्लग बन जाता है। इससे प्लेटलेट प्लग बनती है जो कि टेम्पररी होती है और साथ ही लूज भी होती है। अब इसी दौरान रोल आता है फाइब्रिनोजन का। फाइब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो जो है एक्टिव हो जाता है फाइब्रिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। और ये क्या काम करता है, ये जो है टाइट क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ जो है लूज बनी थी प्लेटलेट प्लग, अब जो है ये टाइट क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा जब फाइब्रिन इसमें आके जमा हो जाते हैं। इससे टाइट क्लॉट बनती है। और जो ये प्रोसेस है इसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम हेल्प करता है, और जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होने में थ्रोम्बिन हेल्प करती है। ये जो थ्रोम्बिन है खुद प्रोथ्रोम्बिन से बनी होती है, जो कि कैल्शियम की हेल्प से थ्रोम्बिन में बनती है। तो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजन का, कैल्शियम का अपना अपना रोल होता है। अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो उसे सीरम कहा जाता है। सीरम। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन को हटा दें तो इसे सीरम के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। जिन्हें संगठित पदार्थ भी कहा जाता है हिंदी में, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो है ब्लड का 45% बनाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा 55% होता है, तो रेस्ट जो 45% है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं हम आरबीसी के बारे में, जिसे रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट ऑफ द मैमल्स की बात करें तो इनमें जो है न्यूक्लियस नहीं हो पाए जाते, इनका शेप बाइकॉनकेव होता है।
बाइकॉन्केव यानी कि अगर आप जो है ऊपर से देखेंगे तो जो बीच का हिस्सा होगा वो आपको जो है दबा हुआ मिलेगा। कुछ इस तरीके की इसकी शेप होती है। कभी सर्कुलर इसे नहीं कहना है, इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 5 to 5.5 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड होती है। इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन एडल्ट लाइफ में अलग होता है और फीटल लाइफ में अलग होता है। अगर एक एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में इनका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। वहीं फीटल लाइफ में बात करें तो इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फीटल लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसमें जो पहला स्टेज होता है मीजोब्लास्टिक मीजोब्लास्टिक स्टेज होता है। इस स्टेज में जो फॉर्मेशन होती है आरबीसी की, वो मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क शेक में देखी जाती है। मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क शेक में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये जो ड्यूरेशन होता है लेस देन 2 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होती है, यानी कि 2 महीने से कम का जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है उस दौरान मीसोब्लास्टिक स्टेज होती है आरबीसी फॉर्मेशन की, जिसमें फॉर्मेशन मेसेनकाइम ऑफ यॉर्कशेक में देखने को मिलता है। जो दूसरा स्टेज होता है वो हेपाटिक स्टेज होता है। हेपाटिक स्टेज नाम से लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो है लीवर में बनती होगी। लीवर में बनती जरूर है लेकिन मेनली लीवर में बनती है, क्योंकि लीवर के अलावा स्प्लीन में और लिम्फोइड ऑर्गन्स में बनती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है मोर देन 3 मंथ्स होता है। और जो तीसरा स्टेज होता है वो माइलॉइड स्टेज कहा जाता है। माइलॉइड स्टेज, इस स्टेज में जो लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ के, उस दौरान ये देखी जाती है। लास्ट 3 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये देखी जाती है, जो कि रेड बोन मैरो और लीवर में होती है। देखिए आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है क्योंकि इनका कलर रेड होता है। और ये रेड जो है एक प्रोटीन के कारण होती है जो कि आयरन कंटेनिंग होता है, जिसे हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन जिसे इस तरीके से दर्शाया जाता है, और ये जो है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें कि हीमोग्लोबिन होता कितना है, तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इनका मेन फंक्शन रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना होता है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट। इनकी लाइफ स्पान की बात की जाए तो लगभग 120 दिन मानी जाती है, और इसके बाद ये जो है स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए जो है स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है, आरबीसीज का कब्रगाह। दूसरी जो सेल्स हैं वो डब्ल्यूबीसी हैं। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। न्यूक्लियस पाया जाता है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, तो ये 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू NCERT।
लेकिन हम मेडिकल की किताबों में 4000 से 11000 को नॉर्मल मान के चलते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम लाइफ स्पान होती है वो लगभग 15 दिन की होती है। जो WBCs होते हैं इनके भी दो कैटेगरीज होते हैं। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, एक होती है ए ग्रैनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनमें जो दाने दाने पाए जाते हैं उनके कारण इनको जो है ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। अगर वो दाने स्टेनिंग के बाद नहीं मिलती तो उसे ए ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। अब इनमें भी जो है अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में मेनली न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 to 65% होती है। दूसरी होती है योसिनोफिल्स जो कि 2 to 3% होती है। और तीसरी होती है बेसोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो इन्हें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में बांटा गया है। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 20 से 25% होते हैं, और वहीं मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं। जो बेसोफिल्स है बहुत कम होती है, ना के बराबर 0.5 to 1% होती है। अब इन सब के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। इनमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये है फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फेगोसाइट क्या होती है? सेल ईटिंग की प्रोसेस को फेगोसाइटिक प्रोसेस कहा जाता है। सेल ईटिंग की प्रोसेस यानी कि जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर ऑर्गेनिज्म शरीर में एंट्री करता है तो ये उसके चारों ओर जाके उसे जो है खा लेने का काम करते हैं। इसे फेगोसाइटिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने का काम करती है। अब ध्यान देते हैं कि ये फैगोसाइटिक प्रोसेस कैसे होती है। जब कभी भी कोई इन्फेक्शन, एंटीजन या फिर किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या फिर कोई भी बाहरी इन्वेडर आता है तो उस टाइम उनके थ्रू जो है कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं। कुछ केमिकल रिलीज होती है। अब इस केमिकल के प्रति न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद टिश्यू के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद उसे इनगल्फ कर लेंगे और एक प्रकार से उसे फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे ही जो है फेगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। अब फर्दर बात करते हैं हम ईओसिनोफिल्स के बारे में। ईओसिनोफिल्स का काम क्या है? ईओसिनोफिल्स इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन होने नहीं देती, और साथ ही साथ जो है एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व जो स्पेशली अगर बात करें तो जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसमें काम करती हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? क्योंकि ईओसिनोफिल्स जो है ग्रैनुलर होते हैं तो इनके ग्रैनुलर सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज किए जाते हैं। ग्रैनुलर सब्सटेंस, और जो ये ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है ये लीथल होता है, ये जानलेवा होता है जो भी पैरासाइट है या फिर जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उसके लिए। इसके इस तरीके से जो है ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं बेसोफिल्स के बारे में। इनमें रिसेप्टर पाई जाती है IgE की, जो कि इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में।
और इनमें साथ ही साथ जो है ग्रैनुलर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, सब्सटेंसेस जो कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन को रिलीज करती है। और ये हिस्टामिन सेरोटोनिन अक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, और साथ ही साथ ये हिपैरिन को रिलीज करती हैं, जो कि प्रिवेंट करती है इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन यानी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को जमने नहीं देती है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स के बारे में जो कि बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट्स है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो टी लिम्फोसाइट है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो उसे हम याद कर सकते हैं, बी हैप्पी cause there are lymphocytes। अब इससे आप ये तो याद रख लोगे कि ये जो है लिम्फोसाइट्स के बारे में है। बी यानी कि बी लिम्फोसाइट, हैप्पी यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए, सी यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी, देर यानी कि टी लिम्फोसाइट। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, बी हैप्पी बिकॉज देर आर लिम्फोसाइट्स। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़े डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो टी लिम्फोसाइट जब बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स बनते हैं तो इनकी जो प्रोसेसिंग थाइमस में होती है। इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है प्रोसेसिंग की, जस्ट बिफोर बर्थ और बर्थ के कुछ दिन तक देखने को मिलती है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शन में जब कभी कोई इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म आता है, जो कि बाहरी ऑर्गेनिज्म आता है, तो ये उसे डायरेक्टली अटैक करने का काम करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। डायरेक्ट अटैक एंड डिस्ट्रॉय। और जो ये डायरेक्ट अटैक की प्रोसेस होती है, ये हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के थ्रू होती है। ये दोनों सेल इससे जो है इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। जो हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये वेरिएंट्स होते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स के ही। चूँकि ये इम्यूनिटी सेल्स के थ्रू होती है, इसलिए कहा जाता है कि टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। अब बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो इसका नाम बी लिम्फोसाइट्स क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले इसे बर्सा ऑफ फाइब्रिकस ऑफ अ बर्ड से खोजा गया था। अब ये क्या होती है? ये एक्चुअली में लिम्फोइड ऑर्गन होता है बर्ड का, इसीलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ा। अब जो ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है
और बनाती है प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम करती है, जिसके थ्रू जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं एंटीबॉडी के थ्रू। और मेमोरी बी सेल जब यही ऑर्गेनिज्म सेकंड टाइम एंट्री करता है तो ये अपने मेमोरी के थ्रू एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग अटैक करती है और उसके थ्रू जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। और इसी फिनोमिना का यूज़ वैक्सीनेशन के लिए किया जाता है। वैक्सीनेशन में होता क्या है कि वीक डोज, लो डोज में सेम ऑर्गेनिज्म को शरीर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे मेमोरी बी सेल एक्टिवेट होती है। और जब वही ऑर्गेनिज्म सेकंड टाइम हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारी मेमोरी बी सेल्स जो है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अब बात करते हैं जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का टाइप, वो मोनोसाइट्स होते हैं। ये मोनोसाइट्स प्रिकर्सर होते हैं मैक्रोफेजेस के। अब ये मैक्रोफेजेस क्या है? जब कभी भी कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स होती हैं जो कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अब ये मैक्रोफेजेस अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। लीवर में इन्हें कुप्फर सेल नाम दिया जाता है, वहीं एल्वियोलाई में इन्हें एल्वियोलर मैक्रोफेजेस नाम दिया जाता है। अगर वहीं स्प्लीन में बात करें, स्प्लीनिक मैक्रोफेज कहा जाता है। हमने सारे डब्ल्यूबीसीज के वेरिएंट्स के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, जो कि तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है। जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो बोन मैरो से, जो मेगाकेरोसाइट्स हैं वहाँ से फॉर्म्ड की जाती है। अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में बात करें तो इनकी संख्या 1,50,000 से 3,50,000 तक होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोटिंग के लिए। अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ।